हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के साथ पूरे कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ उद्योग का भाग 3। छत्तीसगढ़ उद्योग का भाग 3 बनाने का मेरा उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति जो कि 2019 से 2024 तक है, इसके बारे में बताना। क्योंकि एसीएफ के एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक से आसान सवाल नहीं आते हैं, इसीलिए औद्योगिक नीति को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति में सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी अवधि की। तो इसकी अवधि 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक है। यह जो सवाल है वह एग्ज़ाम में आ चुका है सीजीपीएससी 2019 में, यानी कि इस वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें यह पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति की अवधि कितनी है। तो यह कितनी है? यह है 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है। अब कुछ जो औद्योगिक नीति है उसके महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से नए नियम और कौन कौन से मापदंड बनाए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्योगों को राज्य में श्रम को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय निवासियों को अकुशल श्रेणी में 100%, कुशल श्रेणी में 70% और प्रबंधन श्रेणी में 40% न्यूनतम कार्य देना आवश्यक है। इसे मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा है कि उद्योगों की स्थापना करने के बाद यहाँ जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें अकुशल श्रेणी यानी कि जो लेबर होते हैं उनको 100% कार्य पर रखना है, और कुशल श्रेणी यानी कि जो कहना चाहिए कि जो मैकेनिक हैं और इसी तरह के अन्य काम जो कुशल हैं और ट्रेनिंग के द्वारा श्रमिक श्रेणी में आते हैं, वे 70% काम उनको मिलना ज़रूरी है। और साथ ही प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जो श्रेणी है उसमें न्यूनतम 40% कार्य इनको देना आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद है कि राज्य के जो विकासखंड है उनको पिछड़ेपन की श्रेणी से पिछड़ेपन की दृष्टि से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ के जितने भी विकासखंड हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब राज्य के जो कोर सेक्टर के उद्योग हैं उनको विकासखंड की जो 4 श्रेणियां हैं अ, ब, स और द, इसमें स और द के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये कोर सेक्टर के जो प्लांट्स हैं यानी उद्योग हैं, ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं स्पंज आयरन उद्योग, एकीकृत स्टील प्लांट और ताप विद्युत संयंत्र इत्यादि। जो भी आपको कोर सेक्टर के उद्योग मिलेंगे उनको विकासखंड स और द की श्रेणी में निर्धारित किया गया है कि ये इन्हीं श्रेणी के विकासखंडों में अपना जो है वो उद्योग लगाएंगे। ठीक है। अब ये है कि औद्योगिक पुरस्कार योजना के तहत स्टार्टअप श्रेणी में भी पुरस्कार, यानी कि औद्योगिक पुरस्कार योजना जो वितरण होता था उसमें स्टार्टअप श्रेणी के पुरस्कार को भी अब शामिल कर लिया गया है। ठीक है। इसके साथ ही स्व सहायता समूह एवं फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन को उद्यमी एवं निवेशक की श्रेणी में रखा गया है। जो स्व सहायता समूह और फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्व सहायता मतलब आप समझ गए होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि फार्मर जो भी फार्मर के काम आने वाले जो भी कहना चाहिए कि प्रोडक्ट हैं उनके जो स्थापित करेंगे यानी जो निर्माण करेंगे उन उद्यमी और निवेशकों की श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा और सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र जिला स्तर पर प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई जो है सेवा श्रेणी के उद्यमों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान रखा गया है, और साथ ही सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र जो कि पहले लेट लतीफ़ी की वजह से इन उद्योगों की स्थापना में देरी आती थी, यह जो है अब जिला स्तर पर ही प्रदान कर दिया जाएगा ताकि वे जल्दी से जल्दी अपने उद्योगों को प्रारंभ कर सकें। ठीक है। इसके बाद है कि राज्य के बुनकरों, शिल्पियों और मिट्टी के उद्योगों के विकास के लिए राज्य के क्रय नियम पोर्टल ई मानक के द्वारा विपणन। तो यह प्रश्न आ सकता है कि छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय कलाकार हैं यानी बुनकर हैं, शिल्पी हैं और मिट्टी के जो बर्तन बनाने वाले कुम्हार हैं, तो इनके जो लोकल यहाँ पर प्रोडक्ट हैं वे किनके द्वारा इनको बेचा जाएगा? तो यह बेचा जाएगा ई मानक के द्वारा। ठीक है। इसके बाद है कि 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले नॉन कोर सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट के लिए बी स्पोक पॉलिसी रखी गई है। यानी कि जो कोर सेक्टर है यानी कि आप स्पंज आयरन, एकीकृत स्टील प्लांट और ताप विद्युत संयंत्र, इसके साथ ही जो भी एल्यूमिनियम उद्योग होंगे, इनके अलावा जो नॉन कोर सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं यानी मेगा प्रोजेक्ट्स जो कि 100 करोड़ से अधिक निवेश कर रहे हैं, उनके लिए जो है वह बी स्पोक पॉलिसी का प्रारंभ किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अब देख लेते हैं कि विकासखंडों की श्रेणी के आधार पर ब्याज पर अनुदान कितना दिया गया है। तो किसी भी उद्योग की स्थापना हेतु सरकार द्वारा कुछ ब्याज जो है वह दिया जा सकता है। तो यह जो है वो विभिन्न श्रेणियों के हिसाब से इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य जो उद्योग हैं उनको 40 से 65% ब्याज पर अनुदान जो है वह दिया जाएगा।
और यह जो है वह प्रति वर्ष 40 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकता, और जो अवधि है वह 8 वर्ष होगी। ठीक है। इसके बाद प्राथमिकता वाले उद्योग कौन कौन से हैं, ये मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि प्राथमिकता वाले उद्योग कौन कौन से हैं और उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिकता वाले उद्योगों में यह जो राशि होगी वह 50 से 70% होगी, और साथ ही 50 लाख प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा, और यह जो है वह 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है। वहीं अगर उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की बात करें तो 50 से 70% जो राशि है उस पर 55 लाख प्रति वर्ष की दर से ही जो है ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा, और यह अधिकतम 11 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। अब देख लेते हैं कि कोर सेक्टर के विभिन्न श्रेणी के उद्योगों की स्थापना हेतु 10 श्रेणी के विकास खंडों में स्थापना की तारीख से 7 वर्ष तक 100% तक विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी। यानी कि विकास खंडों की जो 4 श्रेणियाँ हैं अ, ब, स, द, उसमें 10 श्रेणी के जो विकास खंड है वे अति पिछड़े हैं, इसीलिए इनमें कोर सेक्टर के जो उद्योग हैं इनकी स्थापना पर सरकार द्वारा स्थापना की तारीख से अगले 7 वर्ष तक 100% तक विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी। ठीक है। इसके साथ ही आगे है मंडी शुल्क से सभी नवीन सूक्ष्म लघु बृहद उद्योगों की स्थापना से 5 वर्ष तक अधिकतम 2 करोड़ प्रति वर्ष तक की छूट। यानी कि जितने भी नए सूक्ष्म लघु और बृहद उद्योग हैं उनको मंडी शुल्क से 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी, और यह जो राशि है वह प्रति वर्ष 2 करोड़ प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है। यानी छूट की जो सीमा है वह 2 करोड़ प्रति वर्ष है। ठीक है। इसके बाद है कि सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में 20 एकड़ तक निजी उद्योगों की स्थापना पर अधोसंरचना विकास हेतु 4 करोड़ तक का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यानी बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में अगर 20 एकड़ तक के निजी उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट द्वारा 4 करोड़ का जो है अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। अब वित्तीय अनुदान को देख लेते हैं कि इन्हें कितने वर्षों के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे। तो यह है कि ब्याज हेतु अधिकतम 55 लाख रुपए दिए जाएंगे, और इसकी जो अवधि होगी वह 11 वर्ष होगी। इसके साथ ही प्लांट इत्यादि स्थायी पूंजी निवेश पर 55% तक अनुदान दिया जाएगा। यानी कि स्थायी पूंजी निवेश हेतु जो अनुदान है उसके 55% तक अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो इसकी अधिकतम जो राशि होगी यानी सीमा होगी वह 24 लाख रुपए तक होगी। ठीक है। साथ ही नेट SGST यानी कि नेट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उस पर 15 वर्ष तक 65% की प्रतिपूर्ति जो है वह राज्य सरकार के द्वारा उद्योगों को दी जाएगी, और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है उस पर भी छूट दी गई है। तो यह किस प्रकार है मैं आपको बताता हूँ कि कोर सेक्टर के जो उद्योग हैं उनको 7 वर्ष के लिए 100% जो है वह छूट दी जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी उनको नहीं लगेगी, और नॉन कोर सेक्टर को 10 वर्ष तक जो है वह पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट दी जाएगी। ठीक है। अब चलते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी पर पूरी छूट। जो भी अधोसंरचना की स्थापना है और भूमि के रजिस्ट्रेशन इत्यादि के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है उस पर पूरी तरह से छूट दी जाएगी। साथ ही मंडी शुल्क पर प्रति वर्ष 2 करोड़ तक की 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी। ठीक है। अगर आप SC और ST उद्यमी हैं तो आपको 100% तक भू प्रब्याजी अनुदान जो है उस पर छूट दी जाएगी। ठीक है। अब देख लेते हैं परिवहन अनुदान हेतु कितनी छूट दी जाती है। तो परिवहन अनुदान हेतु 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष तक जो है वो आपको छूट दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद कुछ गैर वित्तीय अनुदान को देख लेते हैं। वित्तीय अनुदान का तात्पर्य है कि जो वित्त जो खर्च होगा उद्योगों की स्थापना में उसके संचालन में, इस पर सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जा रहा है, यानी वित्तीय छूट दी जा रही है। और गैर वित्तीय अनुदान का तात्पर्य है कि इनको और जो प्रिविलेज हैं वह किस प्रकार दिए जा रहे हैं इसमें बताया गया है। ठीक है। तो गैर वित्तीय अनुदान कौन कौन से हैं। तो परिचालन सम्मति के नवीनीकरण की अवधि लाल श्रेणी के उद्योगों हेतु 5 वर्ष, ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों हेतु 20 वर्ष और ग्रीन श्रेणी के उद्योगों हेतु 15 वर्ष तक बढ़ाया गया। जो परिचालन सम्मति का नवीनीकरण होता है वह लाल श्रेणी के उद्योग, ऑरेंज श्रेणी के उद्योग और ग्रीन श्रेणी के जो 3 प्रकार के श्रेणी होते हैं उद्योगों के, उनके लिए भिन्न भिन्न तरीके से इनकी अवधि को बढ़ाया गया है। तो लाल श्रेणी के उद्योगों हेतु 5 वर्ष, ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों हेतु 20 वर्ष और ग्रीन श्रेणी के उद्योगों हेतु 15 वर्ष तक इसकी अवधि को नवीनीकरण की बढ़ाया गया है। ठीक है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल जो लाइसेंस है उसकी अवधि जो है वो 5 वर्ष इसको भी बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ खनन नियम के अंतर्गत भंडार अनुज्ञा पत्र की अवधि, छत्तीसगढ़ खनन नियम है उसके अंतर्गत भंडार अनुज्ञा पत्र जो है दिया जाता है, उसकी अवधि जो है यानी कि उसमें एक लिमिट दिया जाता है कि इतने वर्ष तक आप इस पर खनन का कार्य कर सकते हैं, तो वह अवधि जो है वह 10 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। साथ ही क्या है कि 10,000 वर्ग फीट तक जो शेड और भवन है उनका निर्माण सरकार द्वारा किया जाएगा। ये जो है गैर वित्तीय अनुदान है, यानी कि ये जो है एक्स्ट्रा प्रिविलेज है। ठीक है।
इसके बाद छत्तीसगढ़ के जो उद्योगों की स्थापना में कोर सेक्टर में कौन कौन से उद्योगों को रखा गया, इन्हें देख लेते हैं। तो इनमें स्टील प्लांट है, चाहे वो मिनी स्टील प्लांट हो या इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हो, दोनों को रखा गया है। और उसके बाद है सीमेंट प्लांट, उसके बाद है ताप विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल प्लांट, और उसके बाद है एल्यूमिनियम संयंत्र। ठीक है, तो कोर सेक्टर के कितने उद्योग हैं, तो ये 4 हैं, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र और एल्यूमिनियम संयंत्र। अब आगे देख लेते हैं कि उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में यानी छत्तीसगढ़ जो है सबसे ज़्यादा प्रिविलेज किनको देना चाहती है, किन उद्योगों की स्थापना में जो है वह अधिक योगदान या प्रोत्साहन देना चाहती है, तो वो हैं हर्बल वन औषधि लघु वन उपज उद्योग, जो पहला लिखा हुआ है। इसके बाद मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगी, जैसे हॉर्टिकल्चर उद्योग, उसके बाद है आपका यहाँ पर दिया गया है जीव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्च प्राथमिकता उद्योगों में यानी जो भी ग्रीनरी से रिलेटेड हैं उनको जो है उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है। तो हर्बल वन औषधि लघु वन उपज, हॉर्टिकल्चर और ये आपका फार्मास्यूटिकल उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी, ये जो हैं वे ग्रीनरी से रिलेटेड हैं, तो इनको जो है उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। तो इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कुछ उद्योग जैसे कि बेसिक उद्योग, जैसे टेक्सटाइल उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहन जो है ये जो है वो हाईटेक है, यानी कि अभी वर्तमान में नया आ रहा है। इसके बाद ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ये भी थोड़ा हाईटेक है। लेकिन इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो निर्यातक उद्योग यानी छत्तीसगढ़ के जो भी कहना चाहिए कि लोकल निर्माण होता है, प्रोडक्ट बनता है, उसके जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे, ये जो है वो प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। और साथ ही भविष्य में जो भी अनुसूचित का मतलब है कि राज्य सरकार भविष्य में निर्धारित कर सकती है कि किस को इस श्रेणी में शामिल किया जाए, यानी उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और औद्योगिक नीति के तहत छत्तीसगढ़ के विकास खंडों को जो 4 भागों में बांटा गया है, उनके वर्गीकरण में कितने विकासखंड किस श्रेणी में रखा गया है, इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रेणी अ में 15 विकासखंड रखे गए हैं, श्रेणी ब में 25 विकासखंड रखे गए हैं, श्रेणी स में 40 विकासखंड रखे गए हैं और श्रेणी द में 66 विकासखंड रखे गए हैं। ठीक ना, एसीएफ में आ चुका है। यह जो प्रश्न आएगा वह कठिन होगा। आप अगर इसको एक बार रफली देख लें, जैसे कि कोर सेक्टर के उद्योग कौन कौन से हैं, प्रत्येक श्रेणी में कितने विकासखंड हैं, और साथ ही साथ ये जो कहना चाहिए कि ये जो उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची है, इसको आप रफली अगर देख लें तो अगर इससे यह प्रश्न आ भी जाए तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप जैसे कुछ मेन जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि SC/ST उद्यमों को 100% तक भूमि प्रब्याजी अनुदान में छूट दी जाएगी, साथ ही वित्तीय अनुदान कितने वर्ष तक है, तो इसे अगर आप रफली याद कर लें तो आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वह आपसे बन जाएगा और आप दूसरों की तुलना में अधिक नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आपको लिए यह जो मुझे उम्मीद है कि यह जो टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है ये आपके लिए जो है बहुत ही कारगर साबित होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जुड़कर हमारे क्विज़ में भाग ले सकते हैं। थैंक यू।